चलिए स्टार्ट करते हैं, समझना आप। देखिए आज की क्लास के अंदर अपन एसएफएम का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं और स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की आज की पहली इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर हम बातचीत करेंगे कि इस सब्जेक्ट मैटर के अंदर हमको क्या सारी चीज़ें पढ़नी हैं जो कि डिफरेंट हैं इंटरमीडिएट से। देखिए इंटरमीडिएट के अंदर आप सब्जेक्ट मैटर पढ़ के आ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या सीखा आपने अभी तक, पहले अपन उसके बारे में बातचीत करेंगे। फिर मैं बात करूंगा कि स्ट्रेटेजिकली आप उसको फाइनल लेवल पर किस तरीके से उसको स्टडी करेंगे। चलिए सुनेंगे ध्यान से। देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंस का मैनेज करने से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन आपने इंटरमीडिएट के अंदर समझे थे। तो मैंने बात करी थी कि जब आप किसी कंपनी के अंदर किसी भी फाइनेंस को मैनेज करते हैं तो आप रिलेटेड तीन इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। तीन इंपॉर्टेंट डिसीजंस के अंदर क्या क्या आता है? इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। यानी किसी कंपनी को चलाने के लिए सबसे पहला काम होता है फंड को जनरेट करना। फंड को जनरेट करने के लिए फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर हमने चैप्टर्स पढ़े थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी आप अपनी कंपनी को चलाने के लिए जितनी भी डिफरेंट सोर्सेज से कैपिटल को जनरेट करते हैं उसकी ओवरऑल कॉस्ट आपकी कम से कम आनी चाहिए। उसके लिए कौन कौन से सोर्सेज के लिए से आपको कैपिटल जनरेट करना है, इस बात का पता आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर से सीखा था। उसके बाद एक चैप्टर हमने पढ़ा था कैपिटल स्ट्रक्चर का, मतलब बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम मैनर में किस हिसाब से डिटरमाइन होना चाहिए। यानी जरूरी नहीं है कि मैं पांचों सोर्सेज से पैसा लेकर के आऊं, किन्हीं भी दो या तीन सोर्सेज से पैसा ला करके अगर मैं फंड को जनरेट कर लेता हूं या ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बना लेता हूं तो वो मेरे लिए बिजनेस के लिए इनफ रहेगा। तो बात ये थी, सबसे पहला अपन ने पढ़ा था फाइनेंसिंग डिसीजन कि आपको फंड को जनरेट कैसे करना है। फिर उस फंड को आप दूसरी एक्टिविटी कौन सी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं? इन्वेस्टिंग की। इन्वेस्टिंग का मतलब उसका इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ कहाँ करना है। तो बैलेंस शीट के अंदर अगर मैं बात करूं तो लाइबिलिटी साइड वो पांच सोर्सेज होते हैं जहां से आप अपनी कंपनी को चलाने के लिए फंड इकट्ठा करते हैं। फिर उसको आप इन्वेस्ट कहाँ करते हैं? बैलेंस शीट में असेट साइड। असेट साइड आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं? एक तो फिक्स असेट्स में और एक करंट असेट्स में। फिक्स असेट्स यानी कि लॉन्ग टर्म सोर्सेज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके लिए आपने चैप्टर पढ़ा था कैपिटल बजटिंग। और बिजनेस के जो शॉर्ट टर्म सोर्सेज के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं मींस करंट असेट्स, उसके लिए आपने चैप्टर पढ़ा था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। एज अ फाइनेंस मैनेजर आपने कैपिटल जनरेट करी, उसको आपने इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने के बाद बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरे साल भर की आप रन करेंगे और रन करके कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाएंगे। अब उस प्रॉफिट को आप अपने स्टेक होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो तीसरा फाइनेंस मैनेजर के पास इंपॉर्टेंट डिसीजन मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। तो डिस्ट्रीब्यूशन यानी अपने स्टेक होल्डर्स को कैसे आप बांटेंगे, इसके रिगार्डिंग हमने एक चैप्टर पढ़ा था डिविडेंड पॉलिसी का। तो ये बात मैंने ओरली अभी आपको बोल करके बताई है, मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, केवल आपको समझनी है। तो फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीन इंपॉर्टेंट डिसीजन फाइनेंस मैनेजर के द्वारा किसी कंपनी में फाइनेंस को मैनेज करने से रिलेटेड लिए जाते हैं। और ये सारी चीजें आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट मैटर के अंदर इंटरमीडिएट की क्लास में पढ़ ली है। अब हम बात करते हैं फाइनल के अंदर जो स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें हमको क्या पढ़ना है। तो देखिए स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब उस फाइनेंस को अब आपको ग्रो कैसे करना है। किसी कंपनी को चलाने के लिए फाइनेंस का मैनेजमेंट कैसे होगा वो तो सीख लिया। अब फाइनेंस आप जनरेट करने के बाद उसको ग्रो कैसे करेंगे, उस पैसे को बढ़ाएंगे कैसे, इस बात की डिसीजन मेकिंग आप फाइनल लेवल में स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। तो आज की सबसे पहली क्लास के अंदर मैं वो सारे सब्जेक्ट मैटर या टॉपिक्स डिस्कस करूंगा कि जो आप अपने एसएफएम के सिलेबस के अंदर पढ़ने वाले हैं फाइनल लेवल के अंदर। चलिए एक एक करके टॉपिक्स के बारे में बातचीत करेंगे, क्या उसमें रिलेटेड कंटेंट पढ़ा जाएगा, फिर हम कोई ना कोई एक टॉपिक आज की क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं, समझना ध्यान से। देखिएगा कौन से टॉपिक्स को अपन पढ़ने वाले हैं। तो अब सबसे पहले मैं टॉपिक्स के बारे में बात कर रहा हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स आप फाइनल की एसएफएम में पढ़ेंगे, उनका क्या वेटेज है, फाइनल लेवल के एग्जाम में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इन सारी बातों को पहली इंट्रोडक्शन क्लास में मैं समझा रहा हूं। इसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका कैपिटल बजटिंग। दूसरा टॉपिक है रिस्क एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस इन
इन्वेस्टमेंट डिसीजन। चलिए देखिएगा, हमारे एसएफएम की बुक में दो सबसे पहले चैप्टर आपको दे रखे हैं, कैपिटल बजटिंग का, दूसरा है रिस्क एनालिसिस एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। कैपिटल बजटिंग को बताने की जरूरत मुझे नहीं है क्योंकि आप इंटरमीडिएट में पढ़ के आ चुके हैं। वही सारी चीजें जो इंटर में पढ़ी हैं वही सारी चीजें फाइनल के अंदर हैं, पर कुछ चीजें और एडवांस लेवल पर जाकर के अपन इसको पढ़ेंगे। कैपिटल बजटिंग में आपने पढ़ा क्या? आपने पढ़ा कि बिजनेस के लॉन्ग टर्म सोर्सेस मींस फिक्स असेट्स के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कोई भी प्रोजेक्ट आपके बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा कि नहीं, इस बात का डिसीजन आप इस चैप्टर से लेते हैं। मतलब किसी प्रोजेक्ट या बिजनेस को मैं स्टार्ट करता हूं तो उस प्रोजेक्ट या बिजनेस में कितना तो इन्वेस्टमेंट लगेगा और वो प्रोजेक्ट या बिजनेस अपनी एक्सपेक्टेड लाइफ में कितने कैश फ्लोज को जनरेट करके देगा। तो मैं बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले एनालिसिस करता हूं कि ये बिजनेस अपनी एक्सपेक्टेड लाइफ में कितने कैश फ्लोज को जनरेट करेगा और कितना मुझसे इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड करता है। अगर मुझे नेट बेनिफिट कोई ना कोई पॉजिटिव देखने को मिलता है तो मैं उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करूंगा, अदरवाइज उसको रिजेक्ट करूंगा। तो ये सारी बातें आपने कैपिटल बजटिंग में पढ़ी थी। अब एक चैप्टर इसमें पढ़ेंगे आप, रिस्क एनालिसिस इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब यहां पर मैं आपको कुछ एडवांस लेवल पर कुछ टूल्स बताऊंगा कि जब आप कैपिटल बजटिंग के लिए लॉन्ग टर्म सोर्सेस में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करके आप अपने कैपिटल बजटिंग को और एडवांस बनाएंगे। मतलब जो रिस्क फ्यूचर से रिलेटेड है उसको हमने कंसिडर नहीं किया है। यानी अब तक जो आपने इंटर में कैपिटल बजटिंग पढ़ा उसमें क्या पढ़ा कि साहब ये बिजनेस अगले 10 साल में इतने कैश फ्लो जनरेट करेगा, सपोज 80 लाख, उसकी आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। ये बिजनेस इन्वेस्टमेंट लगवा कितना रहा है, 50 लाख, 50,000 लाख लगवा रहा है, 80 लाख जनरेट करके दे रहा है, तो 30 लाख का बेनिफिट दे रहा है। 30 लाख का एनपीवी अगर पॉजिटिव है तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। 2 3 4 5 प्रोजेक्ट दे रखे हैं, सबका एनपीवी निकालोगे, जिसका एनपीवी ज्यादा आएगा उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लोगे। आपने यही तो काम करा अभी तक। लेकिन अब फ्यूचर से रिलेटेड जो कैश फ्लोस रहने वाले हैं उसका रिस्क कैसे मेजर करेंगे। यानी कि जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोस की इंफॉर्मेशन फ्यूचर से रिलेटेड दे रखी है वो जरूरी नहीं है कि आपके फ्यूचर टाइम पीरियड पे वो जो कैश फ्लोस प्रिडिक्ट किए जा रहे हैं वो फ्यूचर में हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारे रिस्क मेजरमेंट होते हैं। तो वो रिस्क मेजरमेंट के टूल्स आपको यहां पढ़ाए जाएंगे जिससे आपको ये पता लगेगा कि साहब हमारे जो कैश फ्लोस जो फ्यूचर से रिलेटेड हैं उस पे होने वाले रिस्क की क्या संभावनाएं हैं। तो ये बातें सब अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो बेसिकली अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो ये कहीं ना कहीं आप इंटरमीडिएट में पढ़ के आए हुए हैं, तो फाइनल लेवल पर ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाकर के और पढ़ा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन आगे की बात करते हैं। इसके बाद तीसरा चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग, चलिए समझना आप ध्यान से। हर चैप्टर का अपने को पहले इंट्रोडक्शन समझना है कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। ध्यान से सुनना मेरी बातों को, मैं क्या बोल रहा हूं। नेक्स्ट चैप्टर है लीज फाइनेंसिंग का। लीज फाइनेंसिंग, ये बात मैंने इंटरमीडिएट में रिपीट करी थी, फाइनल में इसके बारे में अपन डिटेल के अंदर बातचीत करेंगे। लीज फाइनेंसिंग का मतलब क्या है? एज अ बिजनेसमैन मुझे कोई पर्टिकुलर मशीनरी अपने बिजनेस के लिए परचेज करनी है। उस मशीनरी की कॉस्ट है, मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बता रहा हूं, इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, ठीक है ना। मैंने अपने बिजनेस के लिए कोई पर्टिकुलर मशीनरी परचेज करनी है, उस मशीनरी की कॉस्ट है मार्केट में 50 लाख रुपए। अब मेरे सामने दो ऑप्शंस हैं, या तो इस मशीन को मैं खरीद करके लाऊं या इस मशीन को मैं रेंटल बेसिस पे लेके आऊं। अगर मैं ये 50 लाख रुपए की मशीन खरीद करके लाता हूं तो मेरी जेब में इतना पैसा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मार्केट से लोन लूंगा और वो 50 लाख रुपए की मशीन खरीद करके लेके आऊंगा। अब इस प्रोसीजर के अंदर बिजनेसमैन को क्या फायदे क्या नुकसान है, अपन उसकी बात में बातचीत करते हैं। सुनना ध्यान से मैं क्या बात बोल रहा हूं। तो मैंने बोला कि अगर आपको मशीन परचेस करनी है तो आप बैंक से लोन लेंगे 50 लाख का, मशीन को परचेस करके ले आएंगे। अगर आप मशीन परचेस करके लाते हैं तो मालिकाना हक आपके पास है, मींस उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, और डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे तो प्रॉफिट कम आएगा तो सरकार को टैक्स भी कम देना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, जब आप लोन लेकर के उस असेट को परचेस करके लाते हैं तो उस पर आपको सालाना इंस्टॉलमेंट भी पे करनी पड़ेगी। इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा तो बैंक वाले को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट कॉस्ट को भी पीएनएल में दिखाएंगे, प्रॉफिट कम आएगा, सरकार को टैक्स भी कम देना पड़ेगा।
तो आपको टैक्स बेनिफिट एक तो डेप्रीसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, एक इंटरेस्ट कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। दूसरा बेनिफिट क्या है, दो बेनिफिट की बात करिए, तीसरा बेनिफिट क्या है, क्योंकि वो असेट आप परचेस करके लाए हो तो मालिकाना हक आपके पास है, तो उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ खत्म होने के बाद जब उसको कबाड़ में स्क्रैप में बेचोगे तो स्क्रैप वैल्यू का बेनिफिट भी आपको उस मशीन पर देखने को मिलेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो इसका मतलब तीन बेनिफिट मैंने आपको बताया कि अगर आप मशीन को परचेस करके लाते हैं तो ऐसे केस में मालिकाना हक होने के कारण से डेप्रीसिएशन क्लेम कर सकते हैं, और क्योंकि डेप्रीसिएशन आप पीएनएल में दिखाएंगे तो प्रॉफिट कम तो टैक्स कम। सालाना इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे, इंस्टॉलमेंट पर आप इंटरेस्ट पे करेंगे, इंटरेस्ट को पीएनएल में दिखाएंगे, उस पर भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो इंटरेस्ट आपने पीएनएल के डेबिट साइड दिखाया, प्रॉफिट कम, सरकार को टैक्स कम। इसके अलावा उस मशीन की एक्सपेक्टेड लाइफ खत्म होने के बाद उसके स्क्रैप के रूप में कोई पैसा मिलता है तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। ये तो बात हो गई फायदों की। नुकसान क्या क्या है? नुकसान ये है कि मान लीजिए मैंने कोई मशीन परचेस कर ली 50 लाख की, 2 साल के बाद ही कोई नई अपडेटेड टेक्नोलॉजी वाली मशीन मार्केट में आ गई, अब मुझे रिप्लेस करना आसान नहीं होगा। आप जो मशीनरी 50 लाख रुपए की आपने खरीदी है, सपोज उसकी लाइफ है 10 साल, अब आपने खरीद तो ली, लेकिन 2 साल के बाद कोई अपडेटेड टेक्नोलॉजी वाली मशीन है, तो मैं आसानी से ये डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता कि वो नई मशीन जो मैंने खरीदी हुई है उसको बेचूं और नई मशीन लेकर के आऊं, क्योंकि इतना हैवी इन्वेस्टमेंट फ्रीक्वेंटली कोई कंपनी चेंज नहीं करती है। तो रिप्लेसमेंट करना ऐसे केस के अंदर मुश्किल हो जाता है। ये इसकी एक लिमिटेशन मैंने आपको बताई। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अब दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, ध्यान ध्यान से सुनना। एक बात तो मैंने करी असेट को परचेज करने की, अब मैं बात कर रहा हूं असेट को लीज पे लेके आने की। अगर मैं असेट को परचेज नहीं करता तो मेरे पास एज अ बिजनेसमैन दूसरा ऑप्शन क्या है? तो आप बोलेंगे सर असेट को लीज पे ले आओ, किराए पे ले आओ। तो किराए पे लाओगे तो केवल आपको क्या पे करना पड़ेगा? लीज रेंटल एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे साल के, बस और कुछ नहीं करना। तो अब ऐसे केसेस में फायदे नुकसान क्या है उसको सोचो। अगर आप लीज बेसिस पर असेट को लेकर के आते हो तो केवल रेंटल एक्सपेंसेस पे करोगे, रेंटल एक्सपेंसेस पे करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाओगे तो प्रॉफिट कम तो सरकार को टैक्स भी कम जाएगा। ये आपका बेनिफिट हो गया। दूसरा बेनिफिट, आसानी से आप उस एसेट को रिप्लेस कर सकते हैं। 2 साल के बाद कोई नई अपडेटेड टेक्नोलॉजी वाली मशीन आ गई तो आप लीज पे रेंट पे देना बंद करेंगे, उस मशीन को वापस करेंगे, उससे बोलेंगे सामने वाले से क्या कि तू नई मशीन दे दे। वो नई अपडेटेड वाली मशीन को आसानी से आप रिप्लेस कर सकते हैं, उस पर शिफ्ट हो सकते हैं। ये तो फायदे की बात कर ली। फायदे की बात क्या बताई? लीज रेंटल एक्सपेंसेस को पीएनएल में दिखाएंगे, प्रॉफिट कम टैक्स कम, रिप्लेसमेंट करना आसान है। लेकिन डिमेरिट क्या है, नुकसान क्या है? मालिकाना हक नहीं है, डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते, स्क्रैप वैल्यू का बेनिफिट नहीं ले सकते। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो अब किसी भी बिजनेसमैन के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो असेट को खरीद करके लाए या वो असेट को लीज पर लेकर के आए। तो क्या ऑप्शन उस बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल है, इस बात का पता हम लीज फाइनेंसिंग के थ्रू लेते हैं कि बिजनेसमैन के लिए असेट को खरीदना बेनिफिशियल है या असेट्स को लीज पे लेना बेनिफिशियल है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैश आउटफ्लोस की कैलकुलेशन बनाएंगे, जिसमें भी लीस्ट कैश आउटफ्लो जाएंगे उस ऑप्शन को आप ऑप्ट करेंगे। क्या आपको मेरी बात क्लियर होगी? तो ये पूरा डिटेल चैप्टर अपन लीज फाइनेंसिंग का पढ़ेंगे, और जब ये चैप्टर आएगा तो इसके बारे में अपन डिटेल बातचीत करेंगे। चलिए, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये सभी प्रकार के जो 3 चैप्टर मैंने बताए ये रिलेटेड टू है कैपिटल बजटिंग, और इसका वेटेज एग्जाम के अंदर मैं बता देता हूं, कंबाइंड रूप से 30 मार्क्स का देखने को मिलता है। 30 मार्क्स का मतलब क्या कि जरूरी नहीं है कि इसमें से ज्यादा है इसमें से ज्यादा है, कॉम्बिनेशन में किसी भी रूप में 30 नंबर तक का कंटेंट आपका इसमें से पूछा जाएगा। और अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर आएगा अपना म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड। इसके अलावा एक टॉपिक आएगा आपका इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन, बॉन्ड वैल्यूएशन। और एक चैप्टर आपका आएगा थ्योरी का। ये सभी प्रकार की थ्योरी मैंने कंसीडर कर ली, और इसका वेटेज जो है ये रहेगा 15 मार्क्स का। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए मैंने आपके सामने 3 चैप्टर्स लिखे हैं। इसमें सबसे पहले हमने बात करी म्यूचुअल फंड्स की।
हालांकि मैं आपको सबसे पहला चैप्टर भी म्यूचुअल फंड्स का स्टार्ट करूंगा, तो मैं आपको इस पूरे प्रोसीजर को समझाऊंगा, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे काम होता है, कैसे आप खरीदते बेचते हैं, कैसे आप बेनिफिट कमाते हैं, इन सारे के बारे में अपन डिटेल बातचीत करेंगे। बस आप अभी एक जनरल तौर पे इतनी सी बात समझ लें कि म्यूचुअल फंड जो है, हालांकि अपन इसके बाद डिटेल बातचीत करेंगे, थोड़ा सा वेट करते हैं अपन, है ना। अभी अपन इसको चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो डिटेल बात में तब करूंगा। आगे बढ़ जाते हैं एक बार। इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन क्या है? बॉन्ड वैल्यूएशन एक प्रकार से किसी भी कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो वो इक्विटी इशू करता है या बॉन्ड इशू करके मार्केट से पैसा जनरेट करता है अपने बिजनेस में लगाने के लिए। बहुत छोटा सा चैप्टर है, डिटेल बातचीत जब चैप्टर आएंगे अपन तब करेंगे ना, इसी से रिलेटेड है तो अपन इसके साथ पढ़ेंगे ना, तभी मैं इसको डिस्कस कर लूंगा, ठीक है ना। थ्योरी वाला पार्ट है, जनरल तौर पे लिख दिया मैंने। थ्योरी यहाँ पर सिक्योरिटाइजेशन की थ्योरी आएगी, डिजिटल फाइनेंस की थ्योरी आएगी, सब चीजें मैंने इसमें कंबाइंड कर रखी हैं। थ्योरी पार्ट को अपन बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं एडवांस लेवल का एसएफएम, मतलब अब जो आप एसएफएम के अंदर पढ़ेंगे और एडवांस लेवल पे जाकर के वो कौन कौन से टॉपिक हैं, अब अपन उसका डिस्कशन करते हैं। देखो अब 7th नंबर का टॉपिक मैंने आपको लिखवाया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये अकेला चैप्टर स्कोर करेगा 25 मार्क्स। ये अकेला चैप्टर आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट 25 मार्क्स का वेटेज रखेगा। चलिए अब इसके अपन बात करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब क्या है। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज। एक रैशनल इन्वेस्टर की पहचान क्या होती है? अब देखो सुनो ध्यान से मैं क्या बात कर रहा हूं। अब मैं जितने भी चैप्टर्स आपको पढ़ाऊंगा सभी चैप्टर रिलेटेड टू हैं शेयर मार्केट, यानी मार्केट में ट्रेडिंग कैसे होती है, शेयर्स को खरीदा बेचा कैसे जाता है, फॉरेन एक्सचेंज का डील कैसे किया जाता है, ये सब एडवांस लेवल के टॉपिक का डिस्कशन अब मैं करने वाला हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहला टॉपिक मैंने आपको लिखवाया पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो का मीनिंग क्या होता है? ग्रुप। और ग्रुप किसके रिगार्डिंग बात करेंगे? सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग। मतलब क्या? एक रैशनल इन्वेस्टर हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट्स को या अपने पैसों को किसी एक सिक्योरिटी में नहीं डालता। मान लीजिए उसने एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, वो एक कंपनी डूब गई तो उसका सारा पैसा ही डूब जाएगा। तो इन्वेस्टर क्या करता है? मल्टीपल सिक्योरिटीज को छांटता है कि कौन कौन सी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करना है और सब पैसे को डाइवर्सिफाइड कर देता है अलग अलग सिक्योरिटी में, कि अगर कोई एक कंपनी डूबती है तो दूसरी कंपनी बेनिफिट कमा के देगी और अल्टीमेट उसका जो प्रॉफिट लॉस है वो इक्वेट हो जाएगा या जो उसकी एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से आ जाएगा। तो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस बात को समझना। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर आपको सिखाएगा क्या कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को किसी एक सिक्योरिटी में ना डाल करके मल्टीपल सिक्योरिटी में डाइवर्सिफाइड करें और कैसे आप मैक्सिमम रिटर्न कमा सकते हैं एट मिनिमम रिस्क। ये बात की कैलकुलेशन अपन इस चैप्टर से पढ़ेंगे, क्योंकि इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा रिटर्न एट मिनिमम रिस्क। तो रिस्क कैसे कैलकुलेट होगा, रिटर्न कैसे कैलकुलेट होगा, सिक्योरिटी का सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, कौन सी सिक्योरिटी ज्यादा रिटर्न देगी, कौन सी सिक्योरिटी का सबसे कम रिस्क आ सकता है, कैसे आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, कितना इन्वेस्टमेंट आपको इस सिक्योरिटी में डालना है, कितना दूसरी में डालना है, कितना तीसरी में डालना है, इस सब बातों की टेक्निक्स आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में मैं सिखाऊंगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए बाकी बहुत डिटेल बातचीत अपन जब करेंगे जब चैप्टर आएगा। अपने आप में ये चैप्टर 1 से सवा महीने का चैप्टर है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला चैप्टर आपका है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का चैप्टर है इसके अंदर आप 4 पार्ट पढ़ेंगे, इसको 4 पार्ट में हम पढ़ते हैं। कौन कौन से? एक है फ्यूचर एंड फॉरवर्ड, नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्शंस, नेक्स्ट टॉपिक है स्वैप एंड स्वैप्शन, और नेक्स्ट टॉपिक है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट, फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट मींस एफआरए। चलिए और एक चैप्टर और मैं लिख देता हूं, वो है फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट। चलिए
अब इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं, देखिएगा। पहले एक बार नोट कर लो। इन दोनों चैप्टर्स का जो वेटेज रहेगा वो अप्रोक्सीमेट 30 मार्क्स का रहेगा। तो आपका म्यूचुअल फंड्स इक्विटी बॉन्ड वैल्यूएशन थ्योरी 15 नंबर, पोर्टफोलियो 25 नंबर, 25 और 15 40, और 30 नंबर का डेरिवेटिव फॉरेक्स 70, और 30 नंबर का कैपिटल बजटिंग, रिस्क एनालिसिस एंड लीज फाइनेंसिंग, ये चैप्टर आपके रहने वाले हैं। लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसके अंदर आपका बहुत दिमाग लगेगा, बहुत समय लगेगा, जो कि है पोर्टफोलियो, डेरिवेटिव एंड फॉरेक्स। ये चैप्टर, सभी चैप्टर अपने आप में, सब चैप्टर एक एक महीने के कम से कम है, ज़्यादा समय भी लग सकता है, डिपेंड करेगा अपन कितनी प्रैक्टिस उसकी बनाते हैं। तो 3 चैप्टर 3 महीना, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं डेरिवेटिव एंड फॉरेक्स की। चलिए सुनेंगे ध्यान से क्या बातचीत कर रहे हैं। देखिए डेरिवेटिव के अंदर मैंने आपको 4 पार्ट के अंदर इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ाऊंगा मैं। फ्यूचर एंड फॉरवर्ड्स क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होती हैं, ठीक है ना, ऑप्शंस ट्रेडिंग, पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, आपने कुछ ऐसी बातें सुनी होंगी, ठीक है ना। स्वैप एंड स्वैप्शंस क्या होता है, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट क्या होता है, बहुत डिटेल के अंदर जाके बातचीत होगी, बट मैं आपको एक ओवरऑल सिनेरियो बता देता हूँ। फॉरेन एक्सचेंज हो गया, इन सबके सिनेरियो बता देता हूँ करना क्या होगा। देखिए जब भी कोई इन्वेस्टर शेयर मार्केट के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करता है तो इन्वेस्ट करने के बाद एक तो पॉइंट ऑफ व्यू है रिटर्न ज्यादा कमाना, कम से कम रिस्क पर। ये सारी बातें आपने कहां पढ़ी, यहां पर। अब पॉइंट ऑफ व्यू यहां पर क्या होगा, डेरिवेटिव के बहुत सारे टूल्स हैं। ये टूल्स आपकी मदद करेंगे इस बारे में कि कोई भी सिक्योरिटी में जब आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके रिस्क को मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है। का मतलब कोई भी प्रकार की प्राइवेट कंपनीज या किसी भी सिक्योरिटी में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हर प्राइवेट कंपनी में जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कोई ना कोई रिस्क तो होगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करोगे तो कोई रिस्क नहीं होता, लेकिन किसी प्राइवेट कंपनी में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कोई ना कोई रिस्क तो एसोसिएटेड होगा। पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब शेयर मार्केट के अंदर शेयर्स की ट्रेडिंग की जाती है तो उसमें होने वाले रिस्क को अपन मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, उस मिनिमाइज को करने से रिलेटेड टूल्स आपने यहाँ पर सारे पढ़ने हैं। एक बात, ये बात क्लियर हुई। जैसे कि एग्जांपल से समझना, जैसे मान लीजिए मैं एक्सपोर्टर हूं, मैंने एक कस्टमर यूएसए के अंदर बैठा है और उसको मैंने $10,000 का कोई सामान एक्सपोर्ट किया। आज $1 की कीमत चल रही है $80। अगर वो मुझे डॉलर कस्टमर मेरे को आज देता है तो $10,000 इंटू 80, इसका मतलब 8 लाख रुपए का अमाउंट या इंडियन रुपीस के अंदर करेंसी मुझे रिसीव होगी। क्या बात बोली मैंने कोई सामान एक्सपोर्ट किया यूएसए के कस्टमर को, कितने रुपए का, $10,000 का। अगर वो मुझे आज $10,000 देता है तो आज $1 की कीमत चल रही है $80। इसका मतलब अगर वो $10,000 आएंगे, 80 से मल्टीप्लाई करके मेरे को अमाउंट रिकवरी कितनी हो जाएगी, 8 लाख रुपए की रिकवरी हो जाएगी। लेकिन वो कस्टमर बोलता है साहब मैं आपको पेमेंट आज नहीं करूंगा, कब करूंगा, आज से 4 महीने के बाद। लेकिन अब मुझे डर इस बात का है कि आज से 4 महीने के बाद अगर डॉलर की कीमत $70 आ गई तो $10,000 को मैं 70 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नेट रिकवरी कितनी हुई, 7 लाख रुपए की। तो मतलब 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अब ये जो रिस्क है या टेंशन है या चिंता है, इस बात के लिए मैं एक कुछ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स बनाऊंगा, कुछ ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा, यानी मार्केट में जो भी इसको बनाने वाले लोग हैं उनसे अग्रीमेंट बनाऊंगा। क्योंकि किसी आदमी को प्राइसेस बढ़ने का डर होता है, किसी आदमी को प्राइसेस घटने का डर होता है। तो मेरे उपयुक्त कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाला व्यक्ति अगर मुझे मिलता है तो उसके साथ मैं ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा जिससे मैं अपने रिस्क को मिनिमाइज कर दूं। तो मैंने क्या बात बोली उसको समझना। आज $1 की कीमत कितनी चल रही है, 80। आज से 4 महीने बाद मुझे डर लगता है कि कितना हो जाएगा, 70। अगर 70 हो गया तो मेरे को कितनी रिकवरी होगी, 7 लाख की।
तो अल्टीमेटली मेरा लॉस कितना हो रहा है, 1 लाख का। तो मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया सपोज 65 रुपए पर। कितने बनाया, 65 नहीं 75 रुपए पर। मैंने कॉन्ट्रैक्ट किस पे बनाया, 75। अगर मैंने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए 75 रुपए पर बनाया, तो मार्केट में चाहे कोई भी रेट जाए, मुझे कन्वर्जन कितने पे मिलेगा, 75 रुपीज के हिसाब से मिलेगा। यानी मेरा जो लॉस 1 लाख रुपए का होने वाला था वो घट के कितना रह जाएगा, 50,000। क्यों, क्योंकि 75 को जब 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी रिकवरी हुई, 7.5 लाख की। आज कितनी रिकवरी हो रही थी, 8 लाख की। तो अल्टीमेट लॉस कितना रह गया, केवल 50,000। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि आज से 4 महीने बाद रेट कितनी जाएगी, 70। तो लॉस कितना था उस वक्त, 1 लाख। कॉन्ट्रैक्ट बनाने की वजह से जो मेरा लॉस है वो घट के कितना रह गया, 50,000। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो अब ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किस रूप में बनाए जाते हैं, किस प्रकार से एक्सचेंज होंगे, ये सारी बातें, बहुत सारी बातें इसके अंदर अपन पढ़ेंगे। तो इसमें फ्यूचर एंड फॉरवर्ड रेट्स क्या होती हैं, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ये इंटरेस्ट रेट के रिगार्डिंग बनता है, ये भी इंटरेस्ट रेट के रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। सवाल बताओ। उसका भार कौन उठाएगा, समझ गया मैं समझ गया मैं। अब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मान लीजिए 70 रुपये कीमत रह गई, 70 रुपये कीमत रह गई, तो जो व्यक्ति 70 में मार्केट में ट्रेड कर रहा है उसके लिए 50,000 का लॉस है, आपके लिए 50,000 का बेनिफिट है ना। मतलब क्या हुआ, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 70 रुपये कीमत रहेगी, और मैंने कॉन्ट्रैक्ट किस बना रखा है, 75 पर। तो यानी सामने वाला व्यक्ति जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है वो बाध्य है इस बात को देने के लिए कि वो मुझे $1 के बदले कितना देगा, 75, क्योंकि मार्केट में रेट रहेगी 70। तो आप बोल रहे हैं वो 50,000 रुपये का या 5 रुपये का लॉस हो जाएगा। अब पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस बात को समझना। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 70 जाएगा, सामने वाले की एक्सपेक्टेशन है कि वो 80 से 85 जाएगा। तो अब उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। लेकिन अगर मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, अब मान लो, सोचो ध्यान से, मान लो 80 रुपए की कीमत घट करके 78 रुपए रह गई। सुनो ध्यान से क्या बात बोल रहा हूं। 80 रुपए की कीमत मैं सोच रहा हूं कितनी आएगी, 70। तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किस पे बनाया, 75 पर। लेकिन 80 रुपए की कीमत कितने पे रह गई, 78 पे रह गई। इसका मतलब सारी दुनिया मार्केट में ड्यू डेट पर $1 कितने पे खरीद रही होगी, $1 के बदले में कितना मिल रहा होगा, 78 रुपए मिल रहा होगा, पर मुझे कितना मिलेगा, 75 रुपए ही मिलेगा, क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट कितने बनाए, 75 रुपए पर। तो नुकसान किसको हो गया, अल्टीमेटली मेरे को हो गया। लेकिन अगर कीमत 70 रुपए रह गई तो सामने वाले को लॉस हो जाएगा, उसका लॉस है। अब इस लॉस को मिनिमाइज कैसे करना है वो अपन डिटेल में बातचीत करेंगे, तो इसमें मैं पूरी डिटेल बातचीत करूंगा तब समझाऊंगा ये बात, है ना। आपको जनरल ओवरव्यू समझना है बस, ये बात समझाइए। अभी मैंने क्या बोली है, अभी मैंने क्या बात बोली कि साहब मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट $1 को बेच करके रुपया जो मेरे पास आएगा वो कितना आएगा, 75 रुपये, उसका कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। मुझे डर इस बात का था मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से डॉलर की कीमत कितनी रह जाएगी, 70 रुपये, तो मैंने 75 पे कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन मान लीजिए 78 रुपये होती है, तो इसका मतलब आपसे अगर मैंने 78 रुपये पे 75 रुपये पे कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है, तो मैं $1 के बदले में आप मुझे कितना देंगे, 75 रुपये देंगे। तो आपने एक बार $1 आ गया, अब $1 को आप मार्केट में बेचोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 78 रुपये मिल जाएगा। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? तो आपने 75 पे मुझे बेटा 78 में मार्केट में बेचा, $3 का बेनिफिट हो गया। समझ गई बात आपको? ये पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उस बात को आराम से समझना। अभी देखो ये बात तो डिटेल में जब चैप्टर आएगा तब बताऊंगा मैं। ये मेरी एक्सपेक्टेशन अलग चलेगी, सामने वाले के साथ जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूं उसकी एक्सपेक्टेशन अलग चलेगी। प्रॉफिट लॉस दोनों में से किसी को भी हो सकता है, लेकिन इस पर बनने वाले प्रॉफिट लॉस को मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है उसके लिए टूल्स स्टडी किए जाएंगे, ठीक है ना। वो आपको तब जब अपन आएंगे ना तब अपन इसके बारे में बात करेंगे, सब बातें लिखते हुए धीरे धीरे समझाऊंगा मैं, ठीक है ना। चलिए, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, वो भी इसी रिगार्डिंग बातचीत करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, कोई भी प्रकार का ट्रांजेक्शन जिसके अंदर फॉरेन करेंसी का इन्वॉल्वमेंट है वो ट्रांजेक्शन कौन से कहलाएंगे, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। अब फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में होने वाले रिस्क, जैसा मैंने अभी आपको बताया, उसको मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है उसके लिए टूल्स आप यहां पर स्टडी करेंगे, जो कि इस रिस्क मैनेजमेंट वाले चैप्टर में पढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको पूरा एसएफएम का सिलेबस बताया है सबसे पहले तो, कि हमारे सिलेबस के अंदर हम क्या क्या सारी चीजें स्टडी करने वाले हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई वाली? चलिए, अब अपन अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि मुझे पहला टॉपिक स्टार्ट करना है, ठीक है ना, म्यूचुअल फंड्स का। तो पहले तो मैंने आपको अपने सिलेबस के अंदर इंट्रोडक्शन बताया, एक बार आप चाहें तो अपने मॉड्यूल के अंदर भी सारी चीजें देख लेंगे। देखिएगा,
हमारे मॉड्यूल के अंदर भी बता देता हूं मैं। सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मतलब कैपिटल बजटिंग का चैप्टर। फिर उससे रिलेटेड मैंने क्या बताया, रिस्क एनालिसिस। तो रिस्क एनालिसिस इन्वेस्टमेंट डिसीजन के चैप्टर्स यहाँ पढ़ेंगे। फिर मैंने अगला चैप्टर आपको पढ़ाया था लीजिंग डिसीजन का, तो वो चैप्टर आप यहाँ पढ़ेंगे। तीनों का जो वेटेज है वो कितना बताया मैंने, 30 नंबर का। सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है जो कि म्यूचुअल फंड्स के साथ में बताऊंगा। ये अलग से पढ़ाएंगे, थ्योरी को अपन अलग से पढ़ेंगे। इसके बाद आप आगे चलेंगे तो ये आ जाता है इक्विटी वैल्यूएशन एंड बॉन्ड वैल्यूएशन, और ये आ जाता है म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन, और ये हो गया सिक्योरिटाइजेशन। प्लस इसके अलावा एक थ्योरी आप पढ़ेंगे डिजिटल फाइनेंस की। डिजिटल फाइनेंस की थ्योरी आप पढ़ेंगे सबसे एंड में, डिजिटल फाइनेंस की। ये सब मिलाकर के कैरी करेंगे 15 मार्क्स। क्या क्या बोले मैंने, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी बॉन्ड वैल्यूएशन और सभी प्रकार की थ्योरी। मोटे तौर पर थ्योरी आप पढ़ेंगे सिक्योरिटाइजेशन वाले चैप्टर में और पढ़ेंगे डिजिटल फाइनेंस में। लेकिन जितने भी इंडिविजुअल चैप्टर्स मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें भी इंटरनल थ्योरीज होंगी, तो वो तो मैं कंसेप्ट समझाते समझाते सारी बातों को लिखाता चलूंगा, तो वो सब बातें आपको क्लियर होती चलेंगी, ठीक है ना। अभी अपन सिलेबस को गो थ्रू कर रहे हैं पहले। इसके बाद मैंने आपको बात करी कि नेक्स्ट अपन चैप्टर पढ़ेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। पोर्टफोलियो थ्योरी एंड प्रैक्टिस, असेट प्राइसिंग थ्योरी, पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। ये सारे चैप्टर्स आपके पोर्टफोलियो से रिलेटेड हैं, तो हम पोर्टफोलियो वाले सेगमेंट में पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने बताया डेरिवेटिव्स का चैप्टर पढ़ते हैं। डेरिवेटिव्स में आप फ्यूचर एंड फॉरवर्ड पढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं, स्वैप पढ़ते हैं, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है ना। एफआरए जिसको मैंने बोला, फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट्स, जो कि इंटरेस्ट रेट के रिगार्डिंग होते हैं। इसके बाद आप चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंस, जो कि फॉरेन एक्सचेंज को डील करता है और फॉरेन एक्सचेंज के रिस्क मैनेजमेंट को डील करता है। तो ये सारे ही चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए जो हम अपने एसएफएम में पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक की बात सभी को क्लियर हो गई। चलिए, वेटेज की बात अपन ने कर ली, अब अपन चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे। देखिएगा, तो अब आप लोग हेडिंग लगाएंगे म्यूचुअल फंड। चलिए सुनेंगे अब ध्यान से मेरी बात। चलिए सुनेंगे अब ध्यान से। अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला टॉपिक, जो कि है म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इस म्यूचुअल फंड के बिजनेस को समझते हैं कि बिजनेस काम कैसे करता है। फिर हम इसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे कि उसमें पैसा बनाया कैसे जाता है। तो देखिएगा, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। कोई भी छोटा इन्वेस्टर मतलब जिसके पास या तो मार्केट की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, या उसके पास इतने सफिशिएंट फंड्स नहीं हैं जिसकी वजह से वो शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सके। देखो, अगर आपको शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से शेयर्स को खरीदा जाए, कब बेचा जाए, ट्रेडिंग कैसे की जाती है। ये सब बातों की जानकारी सब लोगों को नहीं होती है। अगर मैं एक आम परचूनी या दुकान वाले की बात करूं या छोटे व्यापारी की बात करूं, उसको नहीं पता कि म्यूचुअल फंड्स क्या, शेयर मार्केट क्या होता है, कौन से शेयर्स को खरीदना है, कब बेचना है, कितना फंड किस में इन्वेस्ट करना है, वो नहीं पता। आम तौर पे छोटे इन्वेस्टर्स क्या काम करते हैं कि बैंक के सेविंग अकाउंट में जाके पैसे जमा कर देंगे, ज़्यादा में ज़्यादा बैंक में जाके एफडी करा देंगे, या कुछ एलआईसी की प्रीमियम पॉलिसी होती है उसमें जमा कर देंगे, और एक मैच्योरिटी वैल्यू के साथ वो उनको अमाउंट इकट्ठा रूप में मिल जाता है। लेकिन अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए तो आप शेयर मार्केट की तरफ मूव करेंगे। एक डिफरेंट सिनेरियो मैं आपके सामने क्रिएट करता हूं, उसको समझना। अगर आप बैंक के सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करते हैं तो आपको 4% का ब्याज मिलता है। अगर आप बैंक में एफडी कराते हैं तो एफडी पर आपको 5% से लेकर 6% तक का मैक्सिमम ब्याज मिलता है। यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं, रिस्क फ्री सिक्योरिटीज, मतलब आपका पैसा नहीं डूब सकता। वो एक अलग बात है सरकार ही डूब जाए या देश दिवालिया हो जाए तो आपका पैसा डूबेगा, जैसे श्रीलंका के केस में हुआ था, अफगानिस्तान के केस में आपने भी सुना होगा। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी सेविंग अकाउंट में एफडी में पैसा लगाते हैं तो ब्याज की दर क्या है, कम, और रिस्क क्या है, कुछ नहीं। अब इन्वेस्टर ये चाहता है कि साहब मैं और ज्यादा रिटर्न कमाना चाहूंगा, तो और ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए वो कहां जाएगा, शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो मैं आपको बताऊं, ऑन एन एवरेज आप 15 to 20 या 20 to 25 तक का रिटर्न कमा लेते हैं सालाना।
यानी ऑन एन एवरेज 20% का रिटर्न आप मानो। अगर आप शेयर्स के अंदर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप सालाना रिटर्न, मैंने क्या बोला, कितना कमा सकते हैं? 20%। लेकिन शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, कब करना है, कब एग्जिट लेना है, कितना करना है, ये सारी बातों की नॉलेज होनी चाहिए। डीमेट अकाउंट खुला हुआ होना चाहिए, कैसे ट्रेडिंग की जाएगी, कैसे इन्वेस्टिंग की जाएगी, इस बातों की जानकारी होनी चाहिए। भारत देश में अगर मैं बात करूं या पूरे वर्ल्ड के अंदर बात करूं तो सब लोगों को इतनी प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करनी है, इन्वेस्टिंग कैसे करनी है। लेकिन उनकी उम्मीद क्या है कि हम ये 4% या 6% से ज्यादा ब्याज कमाना चाहते हैं। 20 नहीं कमाना हमारे को, पर इससे थोड़ा ज्यादा कमाना है। तो अब इस दौरान बीच में एक रोल प्ले करते हैं म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो एक प्रकार से मीडिएटर का रोल प्ले करते हैं। किसके बीच में रोल प्ले करते हैं? छोटे छोटे इन्वेस्टर्स और शेयर मार्केट के बीच में। यानी म्यूचुअल फंड्स कंपनीज क्या बोलती हैं छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को कि आप अपना एसआईपी के तहत हमको पैसा दो। वो छोटा छोटा पैसा जगह जगह से इकट्ठा करके एक बड़ा अमाउंट बनाएंगे। उस बड़े अमाउंट को हमारे जो फंड मैनेजर्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके रिटर्न जनरेट करेंगे। और वो रिटर्न कुछ तो वो म्यूचुअल फंड कंपनी खुद रखेगी, कुछ इन्वेस्टर को बांट देगी। तो अल्टीमेटली इन्वेस्टर के पास जो बेनिफिट पहुंचता है वो अप्रोक्सीमेट आप मान के चलो 12% के अप्रोक्स पहुंच जाता है। तो अब इस बात को कैसे समझोगे कि जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं वो छोटे छोटे इन्वेस्टर से छोटा छोटा पैसा इकट्ठा करती हैं, उसको बड़ा बनाती हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं, 20% का रिटर्न कमाती हैं, उसमें से 12% इन्वेस्टर को दे देती हैं, 8% खुद रख लेती हैं। बिजनेस फ्रेमवर्क समझ में आया? तो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि अगर आपको रिस्क फ्री सिक्योरिटी से ज्यादा कमाना है और शेयर मार्केट्स के रिटर्न से कम कमाना है तो बीच का रास्ता क्या हो गया? म्यूचुअल फंड के थ्रू आप शेयर मार्केट में उसको इन्वेस्ट करो। तो छोटे इन्वेस्टर अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके पास ना तो प्रॉपर नॉलेज है ना सफिशिएंट फंड्स हैं। तो वो शेयर मार्केट की तरफ अप्रोच कैसे करते हैं? किसके थ्रू करते हैं? म्यूचुअल फंड्स कंपनीज के थ्रू। तो वो म्यूचुअल फंड कंपनीज को पैसा देते हैं, वो मार्केट में इन्वेस्ट करके उनको एक बेटर रिटर्न की अपॉर्चुनिटी देती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो अब मैं इस बात को आपको समझा रहा हूं, उसको आपको देखना है। देखिएगा, नोट कुछ नहीं करना, केवल मेरी बात को अभी समझना है। चलिए देखिए, ये सब्जेक्ट मैटर को स्टार्ट होने से पहले पहली क्लास के अंदर मैं जो बातचीत करता हूं उसको ध्यान से सुनना। जितनी भी बातें मैं सारी आपको नोट कराऊंगा, सभी सिस्टमेटिक मैनर में कॉपी के अंदर नोट करना है। प्रत्येक क्वेश्चन मॉड्यूल का, पास्ट एग्जाम के स्कैनर्स का, सारे क्वेश्चन में कॉपी में नोट कराता हुआ चलूंगा। हर एक चीज को सिस्टमेटिक मैनर में लिखना है अपने को, कॉपी सेपरेट बना करके प्रॉपर तरीके से नोटिंग करनी है। ठीक है, चलिए। अब पहले एक बार आपको नोट नहीं करना, केवल समझना है। देखिएगा, मैंने कहा कि इन्वेस्टर इन्वेस्टर के पास शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के दो ऑप्शंस हैं। दो ऑप्शंस मैंने क्या बोले? पहला, या तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करे, या तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करे। कहां पर? इन मार्केट में। तो अगर इन्वेस्टर को प्रॉपर नॉलेज है और इतने फंड हैं उसके पास तो वो डायरेक्टली मार्केट में जा सकता है। लेकिन अगर उसके पास प्रॉपर फंड या नॉलेज नहीं है तो ऐसे केस में वो अपना पैसा किसको देता है? म्यूचुअल फंड कंपनीज को देता है। अब म्यूचुअल फंड कंपनीज का काम क्या है? म्यूचुअल फंड कंपनीज इस पैसे से इस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करती है। मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या हो गया? मार्केट के डिफरेंट पोर्टफोलियोज में इन्वेस्टमेंट करती है। मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है और मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये हो गया कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करती है, मींस अलग अलग पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करती है। और पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करके वो रिटर्न जनरेट करती है और उस रिटर्न में से कुछ हिस्सा खुद रखती है और बाकी हिस्सा वो इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो यहां पर जो म्यूचुअल फंड कंपनीज के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया है वो इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, डिफरेंट टाइप ऑफ
securities, investment in different type of securities, those are traded in market, जो कि मार्केट में ट्रेड करते हैं, जिनको आप शेयर्स भी बोल सकते हैं, डिबेंचर्स भी बोल सकते हैं, बॉन्ड्स भी बोल सकते हैं, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। तो ये मैंने फ्रेमवर्क आपको क्या समझाया म्यूचुअल फंड कंपनी का, कि म्यूचुअल फंड कंपनी इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करती है, उसको शेयर मार्केट में जाकर के डिफरेंट पोर्टफोलियोज यानी डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, वहां से रिटर्न जनरेट करती है, कुछ रिटर्न खुद रखती है, बाकी रिटर्न वो इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो इन्वेस्टर डायरेक्टली मार्केट में जाए बगैर वो शेयर म्यूचुअल फंड कंपनी को अपना पैसा देते हैं, जिसके थ्रू वो रिस्क फ्री सिक्योरिटी से ज्यादा रिटर्न जनरेट करते हैं। क्या आपको मेरी बात क्लियर हुई? एक बार आप इस फ्रेमवर्क को नोट करें, फिर अपन इसको लिखते हैं। चलिए, नोट कर लिया आपने यहां तक का? हाँ जी। अब मैं आगे बढ़ूंगा। अब आप इसको लिखेंगे, इसमें लिखेंगे आप अ म्यूचुअल फंड, a mutual fund is trust that pools money of number of investors, and and that money invested by finance professional finance professional in in capital market under different type of securities, under different type of securities। एग्जाम्पल जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स एंड अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटीज and other type of securities and return generated
and return generated from these investment from these investment distributed among the investor चलिए पहले आप इतनी बात को नोट करें। चलिए ये बात आपने नोट कर ली। अब क्या बात लिखवाई इसको पढ़ लेते हैं। म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है जो कि पूल मनी का मतलब इकट्ठा करता है, कहां से? इन्वेस्टर से। एंड उस मनी को इन्वेस्ट किया जाता है फाइनेंस प्रोफेशनल के द्वारा, जो कि म्यूचुअल फंड कंपनीज को चलाने वाले लोग होते हैं। और वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? कैपिटल मार्केट मींस शेयर मार्केट में। और इन्वेस्टमेंट करते हैं अंडर डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का एग्जाम्पल मैंने लिया, शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड या फिर कोई भी अदर टाइप की सिक्योरिटीज हो सकती है। एंड उनसे वो रिटर्न जनरेट करते हैं फ्रॉम दीज इन्वेस्टमेंट्स एंड उसको डिस्ट्रीब्यूट किसको करते हैं? इन्वेस्टर्स को। जो बात मैंने आपको भी ऊपर बताई वो मैंने लिखवाई। क्या आपको मेरी इतनी बात क्लियर हो गई क्या? अब अपन म्यूचुअल फंड्स की पूरी वर्किंग को समझते हैं कि चलता कैसे है। तो देखिएगा, अब आपको नोट कुछ नहीं करना, सामने देखना है। प्रैक्टिकल वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड बिजनेस। म्यूचुअल फंड बिजनेस की जो प्रैक्टिकल वर्किंग है वो कैसे काम करती है, अब मैं उसको लेकर के बात कर रहा हूं। नोट नहीं करना है, सामने पहले समझना है फिर नोट करेंगे। देखिएगा, देखिए मैंने कहा सपोज एक म्यूचुअल फंड कंपनी है जो मान लेते हैं अपने इन्वेस्टर से, छोटे छोटे इन्वेस्टर से 10 लाख रुपए इकट्ठे करती है। और 10 लाख रुपए इकट्ठे करती है, अगेंस्ट में कुछ एक डॉक्यूमेंट देती है जो भी इन्वेस्टर उस म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए मैंने किसी कंपनी के शेयर्स परचेस करे, तो मेरे पास या तो डिजिटल फॉर्म में उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन होगा कि मैंने शेयर परचेस किया है, तो कोई डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन तो होगा। या मैं अगर फिजिकल रूप से शेयर परचेस करके लाया हूं तो वो शेयर सर्टिफिकेट होगा मेरे पास। तो इसी प्रकार से जब भी म्यूचुअल फंड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो म्यूचुअल फंड कंपनी इन्वेस्टमेंट के बदले में कुछ यूनिट्स इशू करती है। यूनिट्स एक प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन है जिस बिहाफ पे आप ये ऑथोराइज करते हैं कि हमने इस म्यूचुअल फंड कंपनी में इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो म्यूचुअल फंड कंपनी इसके अगेंस्ट में क्या इशू करती है? यूनिट्स। अब मान लेते हैं कि कंपनी ने 10 लाख रुपए जनरेट करे छोटे छोटे इन्वेस्टर से और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स उसने इशू करे मार्केट में 1 लाख। यानी एक यूनिट की वैल्यू क्या हो गई? पर यूनिट की वैल्यू आप कितनी बोलेंगे? 10 रुपए। यानी किसी भी इन्वेस्टर को अगर इस म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो एक यूनिट कितने का मिल रहा है? 10 रुपए का। तो जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो परचेस करना चाहेगा उतने यूनिट्स मल्टीप्लाई 10 रुपए करेंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन बात करते हैं कि एक व्यक्ति है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स जो है वो मान लेते हैं 1000 यूनिट्स परचेज करते हैं, तो उनका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 1000 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 10,000 रुपए का उनका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया म्यूचुअल फंड कंपनीज में। क्या आपको मेरी बात क्लियर हुई? तो मिस्टर एक्स ने इस म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर 1000 यूनिट्स को परचेज किया। एक यूनिट की प्राइस मैंने कितनी बोली है? 10 रुपए। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 10,000 का। तो इस मिस्टर एक्स ने 10,000 रुपए किसको दे दिए? म्यूचुअल फंड कंपनी को दे दिए। ये बात आपको मेरी समझ में आ गई क्या? अब म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करेगी? म्यूचुअल फंड कंपनी ऐसे ही 1 लाख यूनिट्स को बेच करके टोटल मार्केट से 10 लाख रुपए उठाएगी। 10 लाख रुपए लेने के बाद उसको कहां इन्वेस्ट करेगी? शेयर मार्केट में। तो अब अपन शेयर मार्केट में चलते हैं।
देखिएगा, शेयर मार्केट में मान लीजिए पोर्टफोलियोज या ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज में जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है उसमें एक रिलायंस है, एक मान लीजिए विप्रो है। पेटीएम में इन्वेस्ट नहीं करेंगे अभी, पता है क्या आपको? क्योंकि पेटीएम कंपनी अभी डूबने के कगार पे है। चलिए सुनेंगे ध्यान से। जैसे मान लीजिए मैंने बोला रिलायंस कंपनी के अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट किया 4 लाख रुपए का, विप्रो में इन्वेस्टमेंट किया मैंने 2 लाख का, एसबीआई में इन्वेस्टमेंट किया मैंने 3 लाख का, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 9 लाख। और म्यूचुअल फंड कंपनी ने अपने पास 1 लाख रुपए कैश के रूप में मेंटेन कर लिया कि कोई भी प्रकार का इन्वेस्टर अगर अपने यूनिट्स को बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा तो उसको कैश दिया जा सके, है ना। तो म्यूचुअल फंड कंपनी ने अपने 10 लाख रुपए का अपोर्शनमेंट कैसे किया? उसने रिलायंस में 4 लाख इन्वेस्ट करे, विप्रो में 2 लाख करे, एसबीआई के शेयर्स में 3 लाख इन्वेस्ट करे, 1 लाख रुपए उसने अपने पास कैश के रूप में रख लिए। तो ये टोटल हिसाब किताब मैंने कितने का बता दिया आपको? 10 लाख का। ये बात आपको मेरी क्लियर हो गई? अब सुने आगे की बात। अब ये इन्वेस्टमेंट मिस्टर एक्स ने आज इस म्यूचुअल फंड कंपनी में किया 10,000 रुपए का। सपोज आज से 10 दिन के बाद मिस्टर एक्स को पैसों की जरूरत होती है तो वो अपने म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स को बेचना चाहता है और बेच करके अपना पैसा वापस चाहता है। तो क्या ये अपने यूनिट्स को बेचने के लिए शेयर मार्केट में जाएगा? क्योंकि इसका पैसा तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड है, ये शेयर मार्केट में नहीं जाएगा। इसने अपना पैसा दिया किसको है? म्यूचुअल फंड कंपनीज को। तो ये अपने यूनिट्स लेकर के म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाएगा और कहेगा कि साहब ये यूनिट्स पकड़ें और मेरे इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू चल रही है उसके हिसाब से मुझे पैसा रिफंड कर दें। तो आज से 10 दिन के बाद सपोज ये मिस्टर एक्स म्यूचुअल फंड कंपनी के पास वापस जाते हैं अपने यूनिट्स को लेकर के। अब म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करेगी? इनके द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू चेक करेगी कि मार्केट में इसकी वैल्यू क्या चल रही है। तो सपोज मैंने बोला कि ये 4 लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ करके हो गया 4,25,000 रुपए। इसके अलावा 2 लाख के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई सपोज 2,50,000 रुपए, 3 लाख की वैल्यू बढ़ करके हो गई 3,50,000 रुपए, और जो आपने कैश के रूप में मेंटेन किया है उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। क्या आपको मेरी बात क्लियर हुई? इस प्रकार से जो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर इन्वेस्टर के द्वारा 10 से 10 दिन के बाद म्यूचुअल फंड कंपनी के पास यूनिट्स लेके जाए गए हैं उस दौरान मार्केट में वैल्यू चल रही है इतनी, तो टोटल मार्केट वैल्यू कितनी हो गई जोड़ के बताओ? 11,25,000। अब सुनना ध्यान से, 11,25,000 रुपए की मार्केट वैल्यू उस इन्वेस्टमेंट की चल रही है। अब म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करेगी? म्यूचुअल फंड कंपनी नेट असेट वैल्यू निकालेगी, नेट असेट वैल्यू पर यूनिट निकालेगी, यानी जो इन्वेस्टमेंट किए गए हैं उसकी मार्केट में वैल्यू पर यूनिट क्या है। तो देखो म्यूचुअल फंड कंपनी क्या कह रही है? म्यूचुअल फंड कंपनी कह रही है कि साहब जिस डेट पर आप मेरे पास वापस आए हैं उस वक्त मार्केट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 11,25,000 और मैंने आपको इशू कर रखे हैं 1 लाख यूनिट्स, यानी पर यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 11 रुपए 25 पैसे। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई क्या ये वाली? अब इसमें जो इन्वेस्टर्स को रिफंड किया जाएगा या रिटर्न किया जाएगा वो किस अमाउंट में किया जाएगा? सुनना ध्यान से, जो भी रिटर्न किया जाएगा म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा उनको बोला जाएगा साहब आपके इन्वेस्टमेंट थे 1,000 यूनिट्स और उसकी पर यूनिट की मार्केट प्राइस कितनी चल रही है? 11 रुपए 25 पैसे। तो आपका पैसा कितना बनता है? 11,250 और ये अमाउंट जो है वो इन्वेस्टर को रिटर्न कर दिया जाएगा। क्या आपको ये फ्रेमवर्क समझ में आया कि मैंने क्या बताया? दोबारा से इस बात को रिपीट कर लेते हैं मैंने क्या बात बोली है। देखिएगा, म्यूचुअल फंड कंपनी ने छोटे छोटे इन्वेस्टर से 10 लाख रुपए इकट्ठे किए, 1 लाख यूनिट इशू करे तो पर यूनिट की प्राइस थी 10 रुपए। मिस्टर एक्स ने 1,000 यूनिट्स परचेज करे, 10 रुपए का 1 यूनिट है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया? 10,000 रुपए। ये म्यूचुअल फंड कंपनी को दे दिए। तो ऐसे ही छोटे छोटे इन्वेस्टर से उसने 10 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए, ये इकट्ठे करके उसने मार्केट में अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट कर दिया। अब आज से 10 दिन के बाद इस इन्वेस्टर को अपना पैसा वापस चाहिए, तो जब ये वापस पैसा लेने के लिए जाएगा
तो म्यूचुअल फंड कंपनी इसकी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करेगी, उसके हिसाब से पर यूनिट वैल्यू का रिटर्न क्या होगा वो निकालेगी कि साहब 11,25,000 की उसकी मार्केट वैल्यू है, इतने यूनिट्स हैं, पर यूनिट की वैल्यू कितनी है, 11 रुपये 25 पैसे। तो इन्वेस्टर को आज से 10 दिन के बाद उसके द्वारा इन्वेस्ट किए गए यूनिट्स पर यूनिट की वैल्यू 11 रुपये 25 के हिसाब से 11,250 रुपये उसको रिटर्न कर देगी। तो इस इन्वेस्टर ने कमाया क्या 10 दिन में, 1,250 रुपये कमा लिए। क्या आपको मेरी बात समझा गई क्या? ना ना, ये कैश वाला इसने इन्वेस्ट अगर नहीं किया है तो उसका कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनी देखो मेरी बात को सुनो, कस्टमर ने अगर म्यूचुअल फंड कंपनी को दे दिया तो आप म्यूचुअल फंड कंपनी को ये सवाल नहीं कर सकते कि आप यहां इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, वहां इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, वहां क्यों कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड कंपनी अपने हिसाब से डिसाइड करेगी कि उसको इन्वेस्टमेंट कहां करना है, ठीक है ना। तो म्यूचुअल फंड कंपनी अपने हिसाब से डिसाइड करेगी कौन कौन से शेयर्स, अगर इसको इतनी नॉलेज होती तो ये तो डायरेक्टली शेयर मार्केट में चला जाता ना। तो ये तो क्या होता है, छोटा व्यक्ति है, इसको कोई नॉलेज नहीं है, इसने पैसा इसको विश्वास पे दे दिया, ये इन्वेस्ट करके रिटर्न जनरेट करेगा, रिटर्न जनरेट करके अगले व्यक्ति को पहुंचाएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनी सारा पैसा मार्केट में नहीं डालती, कुछ कैश के रूप में भी रखती है। अब जो पैसा मार्केट में इन्वेस्टर्स, इसका कारण क्या है, जो पैसा मार्केट में इन्वेस्टेड है उसको निकालेगी नहीं म्यूचुअल फंड कंपनी। म्यूचुअल फंड कंपनी उसकी एनएवी कैलकुलेट करेगी कि नेट असेट वैल्यू पर यूनिट क्या आ रही है, और जो भी इन्वेस्टर एंट्री लेना चाहता है या एग्जिट करना चाहता है वो इस प्राइस पर एंट्री एग्जिट कर लेगा। और अगर वो एग्जिट करना चाहता है तो जो कैश मेंटेन है उसमें से पैसा उसको रिफंड हो जाएगा, ठीक है ना। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, क्या है, किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा नेट असेट वैल्यू पर यूनिट की कैलकुलेशन हर दिन की जाती है। यानी हर दिन कोई ना कोई इन्वेस्टर तो एंट्री लेगा, हर दिन कोई ना कोई इन्वेस्टर एग्जिट करेगा। तो जो इन्वेस्टर आज से 10 दिन के बाद एंट्री लेगा तो वो पर यूनिट किस पर एंट्री लेगा, 11 रुपये 25 पैसे पर। और अगर किसी इन्वेस्टर को एग्जिट होना है तो किस पर होगा, 11 रुपये 25 पैसे पर। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? तो किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी की डेली बेसिस पर जो एनएवी चल रही होती है उस पर ही आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या एग्जिट लेते हैं। क्या आपको मेरी बात क्लियर हुई? अभी तो ये मैंने एक मोटा मोटा स्वरूप बताया है, अभी इसमें डिटेल बातचीत करेंगे आगे जाकर के। तो ये आपको बात समझ में आ गई क्या, कि म्यूचुअल फंड कंपनी का बिजनेस कैसे काम करता है, ये बात समझ में आ गई? चलिए इस बात को नोट कर लेंगे।
चलिए, तो आज की इस क्लास के अंदर इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रखते हैं। अब कल की बात से मैं आगे बढ़ूंगा और मैं इसमें टर्मिनोलॉजी आपको लिखाऊंगा कि म्यूचुअल फंड बिजनेस के अंदर कौन कौन से लोग काम करते हैं, कैसे इस बिजनेस का सेटअप होता है, क्या आगे के काम रहने वाले हैं। तो आज की क्लास में अपन इतना रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।